हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं पुनः एक बार गागर में सागर सीरीज। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इसलिए इस मंच को स्टार्ट किया हूं ताकि आपकी बेहतरीन से बेहतरीन बोर्ड एग्जाम या और कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई दे रहे हैं उसके लिए मैं विज्ञान यानी साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता हूँ ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो मैं हाई स्कूल में आपको बता रहा हूं कि 90 प्लस नंबर लाने हैं, तो इसके लिए आपको सिंह जैसी दहाड़ और मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले को हार नहीं होती। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए और देखिए मैं किस तरह आपकी तैयारी करवाता हूँ गागर में सागर सीरीज। आइए चलते प्यारे बच्चों। तो मैं आपको तैयारी करवा रहा था इकाई 6 यानी नियंत्रण एवं समन्वयन। पहला प्रश्न है आपके, मास्टर ग्रंथ क्या है। तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों, आपको मैंने इससे पहले एक सीरीज भेज दी है, दूसरी सीरीज है इस पार्ट की। तो आप देखेंगे मास्टर ग्रंथ क्या है। तो प्यारे बच्चे, आपको सबसे पहले समझना होगा हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और ग्रंथियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, बाह्यस्रावी। दूसरी होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथ। इस प्रकार आप देखेंगे तीन टाइप की ग्रंथियाँ होती हैं हमारे शरीर में। तो इस प्रकार तीनों ग्रंथियाँ क्या करती हैं, बाह्यस्रावी के द्वारा क्या निकलते हैं, एंजाइम। एंजाइम यानी इसमें एक रस निकलता है और इस रस में क्या होता है, एंजाइम होते हैं। दूसरी बात करें, इससे क्या साबित होता है, इससे स्रावित होता है हार्मोन्स, इससे स्रावित होता है हार्मोन्स, और इससे हार्मोन्स प्लस एंजाइम। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथ। मिश्रित ग्रंथ इसलिए कहते हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां की अगर बात की जाए तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है उस पाचन के द्वारा अगर देखा जाए, पाचन के द्वारा आप देखेंगे आग्नेयाशय, यकृत, लार, जठर, आंत्रीय, ये सारी ग्रंथियां जो होती हैं, ये सारी ग्रंथियां क्या करती हैं, बाह्यस्राव करती हैं, और इनके द्वारा एक रस निकलता है, और उसी रस में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, उसी रस में एंजाइम होते हैं। लेकिन अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात की जाए, इनके द्वारा हार्मोन स्रावी होता है। और ये कौन सी ग्रंथियां हैं, तो इसकी अगर बात की जाए सबसे होती है पहले पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है पहले बच्चों, पीयूष ग्रंथि। और इसी प्रकार होती है थायराइड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, थाइमस ग्रंथि होती है, अधिवृक्क होती है, और इसी प्रकार गोनेड्स। गोनेड्स दो प्रकार की होती है, एक हो जाएगी वृषण और एक हो जाएगी अंडाशय। इसी प्रकार कई सारी ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा क्या होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं इनमें नलिका नहीं होती है, नली नहीं होती, इसलिए हम इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ से क्या समझा, हमारे शरीर में नियंत्रण यानी कंट्रोल, शरीर की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण और उसका कंट्रोल अगर देखा जाए तो मस्तिष्क के द्वारा होता है, और फिर किसके द्वारा होता है, इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा होता है। कौन सी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये हमारे शरीर के हार्मोन्स के द्वारा, रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स होता है, इसके द्वारा श्रावण करती हैं। और हार्मोन्स एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये जो आपका एंजाइम होता है ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रोटीन ही होता है। तो पहले बच्चों देखेंगे बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, और मिश्रित ग्रंथि अभी हम चर्चा करेंगे कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है। तो यहाँ से देखिए कौन होती है, तो ये जो आपको पीयूष ग्रंथि दिख रही है इसका दूसरा नाम है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, इसका पिट्यूटरी नाम भी है। अब ये ग्रंथि जो होती है, हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती हैं, हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती हैं उन समस्त ग्रंथियों का कंट्रोल, नियंत्रण इस पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। समस्त क्रियाओं का कंट्रोल मस्तिष्क के द्वारा, फिर ग्रंथियों में देखा जाए पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और पीयूष ग्रंथि जो है समस्त ग्रंथियों का कंट्रोल करती है, नियंत्रण एवं समन्वय करती है। इसीलिए इसे हम मास्टर ग्रंथ की संज्ञा देते हैं, इसीलिए हम इसे मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख गए होंगे कि मास्टर ग्रंथि कौन है, थायराइड नहीं होगी, थायराइड नहीं होगी, थायराइड नहीं होगी, थाइमस भी नहीं होगी, और ये आपको दिख गई पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि आपकी सही है, और अधिवृक्क ग्रंथि भी नहीं होगी, तो आप देखेंगे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि पीयूष ग्रंथि ही वो ग्रंथि है जिसके द्वारा क्या होता है, समस्त ग्रंथियों का कंट्रोल होता है, इसीलिए इसे हम मास्टर ग्रंथ कहते हैं। तो यहाँ से पहले बच्चों एक प्रश्न भी बन जाता है उत्तर कि मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे
जिस ग्रंथि के द्वारा हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां होती हैं अंतःस्रावी, उन सभी का कंट्रोल या नियंत्रण जिस ग्रंथि के पास होता है उस ग्रंथि को हम पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, या फिर इसी को हम मास्टर ग्रंथि की संज्ञा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां से आपने समझ लिया मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि अभी हमने बताया था, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं, उसी ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और ऐसी ग्रंथि कौन है, अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है ये मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि इसके द्वारा हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब यहां से प्यारे बच्चों देखो, मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो मिश्रित ग्रंथि के द्वारा, इसके द्वारा जो होता है, एक निकलता है रस, अग्न्याशयी रस, और इस अग्न्याशयी रस में जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम वो प्रोटीन का पाचन भी करते हैं, वसा का भी पाचन करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, तीनों प्रकार के जो पोषक पदार्थ होते हैं, उन तीनों जो जटिल पोषक पदार्थ हैं, इन्हीं का पाचन होता है पाचन तंत्र में, और तीनों का पाचन इन्हीं के द्वारा, इन एंजाइमों के द्वारा होता है। इसलिए अग्न्याशयी रस को हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। और इसके साथ ये लगभग 90% भाग होता है, और इसका जो 10% भाग होता है लगभग वो कौन होगा, उसे हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, और इसमें पाई जाती है अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। ठीक है, तो इसमें अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकेगॉन, और इसके द्वारा होता है इंसुलिन। इस प्रकार देखेंगे ये दो एंजाइम जो इसके द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं, ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स निकालते हैं, और ये पार्ट जो होता है ये अंतःस्रावी की भांति काम करता है, अंतःस्रावी की भांति काम करता है, जबकि ये जो आपका एंजाइम वाला पार्ट जो अग्न्याशयी रस होता है, ये बाह्यस्रावी की भांति काम करता है, हमने पहले बताया था मिश्रित ग्रंथि यानी हार्मोन्स एंजाइम दोनों निकालेगी। तो अग्न्याशयी रस से एंजाइम निकलते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, और अंतःस्रावी भाग कौन होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जिनसे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कोशिकाएं होती हैं, जिनके द्वारा विभिन्न करके हार्मोन स्रावित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे अग्न्याशय वो ग्रंथ है जो मिश्रित ग्रंथ है। तो यहाँ से देखेंगे क्या पैराथायराइड होगी, नहीं होगी। पीयूष ग्रंथ को अभी हमने बताया मास्टर ग्रंथि होती है, और अधिवृक्क ग्रंथि भी नहीं होगी। तो आप देखेंगे अग्न्याशय ग्रंथि जो है आपकी कौन सी होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। तो हम कहेंगे डी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अग्न्याशय कैसी है, मिश्रित ग्रंथि। यहाँ से पूरा स्पष्ट हो जाता है कि इसे हम मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि पाचन में भी सहायक होती है और साथ में नियंत्रण में भी सहायक होती है, इसीलिए हम कहते हैं इसे मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि इससे हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं और एंजाइम भी स्रावित होते हैं। और हार्मोन्स प्यारे बच्चों हमने बताया था एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और ये सीधे रक्त में छोड़े जाते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं अंतःस्रावी, क्योंकि रक्त में त्यागते हैं सभी प्रकार के भाग। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम तथा फास्फोरस का उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स है। तो कैल्शियम जो होता है और फास्फोरस, इन दोनों का पाचन या उपापचय किसके द्वारा कंट्रोल होता है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है। तो प्यारे बच्चों देखेंगे, हमने अभी आपको बताया था पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है पैराथार्मोन हार्मोन्स निकलता है, और यही पैराथार्मोन हार्मोन्स क्या करेगा, इस फास्फोरस और कैल्शियम के उपापचय में सहायक होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ए विकल्प ही आपका ऑप्शन मिल जाता है, जो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो हो जाएगा पैराथार्मोन, यानी ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि पैराथार्मोन होता है जो कैल्शियम और फास्फोरस, और ये किसके द्वारा स्रावित होता है, हमने बताया कैसे, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा ही स्रावित होता है। तो पैराथायराइड की अब अगर हम बात करें तो पहले हमें देखना होगा कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है। तो थायराइड ग्रंथि एच आकार की ग्रंथि होती है, ये हो जाएगी थायराइड, और इसमें जो ये पिंड होते हैं 4, इन्हीं को हम कहते हैं पैराथायराइड। तो पैराथायराइड, यही पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं, ये थायराइड के ऊपर होती हैं। तो थायराइड हमारे गले में स्थित होती है, और ये थायराइड की क्वालिटी ये है कि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पैराथायराइड इसी पर होती हैं, यानी थायराइड हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है।
अब बात करते हैं कि सबसे छोटी कौन है। तो छोटी की बात की जाए तो ये मास्टर ग्रंथि ही सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ। सबसे छोटी अगर पूछी जाए अंतःस्रावी ग्रंथ कौन है तो हम कहेंगे मास्टर ग्रंथ यानी पीयूष ग्रंथ हो जाती है। और सबसे बड़ी कहें तो कौन सी होगा, ये थायराइड ग्रंथ यानी एच आकार की होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये आपका विकल्प सही हो जाता है। और आपका प्रोलैक्टिन नहीं होगा, वृद्धि हार्मोन्स नहीं होगा, थायरॉक्सिन भी नहीं होगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स किससे स्रावित होता है तो हम कहेंगे थायराइड ग्रंथ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और ये जो वृद्धि हार्मोन्स है ये किससे स्रावित होता है तो हम कहेंगे पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये किससे स्रावित होता है तो ये भी आपके पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। और ये प्रोलैक्टिन जो होता है दुग्ध के निर्माण में सहायक होता है। मादाएं जो होती हैं मादाओं में दुग्ध के निर्माण में सहायक होता है। अगला प्रश्न हम चलें तो कह रहा क्वेश्चन नंबर 4, नर जनन अंग नर जनन से संबंधित ग्रंथ है। तो नर जनन से संबंधित कौन सी ग्रंथ है, अधिवृक्क। ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है इसीलिए हम अधिवृक्क ग्रंथ कहते हैं, ये नहीं होगी। अंडाशय, अंडाशय ग्रंथ तो है, अंडाशय ग्रंथ है लेकिन ये मादा में पाई जाती है, नर जनन अंग कह रहा है। फिर आगे देखेंगे अग्न्याशय तो अभी हमने बताया था मिश्रित ग्रंथ है। तो इस प्रकार देखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथ। प्रोस्टेट ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ नर में पाई जाती है, मनुष्य के शरीर में पाई जाती है, मनुष्य के नर जनन तंत्र में पाई जाती है। तो ये इस प्रकार हम कहेंगे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, यही आपका ऑप्शन सही हो जाता है। आगे चले हम क्या कहेंगे, मादा लिंग हार्मोन्स है। मादा लिंग हार्मोन्स है तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखेंगे एस्ट्रोजन है तो एस्ट्रोजन ही आपका विकल्प सही हो जाता है। एंड्रोजन नहीं होगा, इंसुलिन नहीं होगा, ग्लूकागॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन हमने अभी बताया है, इंसुलिन देखो हमने बताया था कि लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। ग्लूकागॉन क्या होगा, ये अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है तो ये नहीं होंगे। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन की हम बात करते हैं तो एस्ट्रोजन एंड्रोजन की बात हम यहाँ से कर लेते हैं, जरा देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हमारे शरीर में पाई जाती है गोनेड्स, गोनेड्स या इसी को कहते हैं जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि ये दो प्रकार की होती हैं, एक हो जाएगी वृषण और दूसरा हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय तो आप देखिए यहाँ वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है तो वृषण से हम कहेंगे, वृषण से होता है एंड्रोजन, एंड्रोजन। और जबकि अंडाशय से कहें तो हो जाएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। तो ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं गोनेड्स यानी जनन ग्रंथि से। ये गोनेड्स का मतलब होता है टोटल जनन ग्रंथि, लेकिन नर में होती है वृषण और मादा में होती है अंडाशय। नर में होती है वृषण, ये पाई जाती है नर में और ये पाई जाती है मादा में, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे नर में पाई जाएगी, इसमें वृषण से निकलेगा एंड्रोजन और अंडाशय से निकलेगा एस्ट्रोजन। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक बात और समझनी है कि ये जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण, यानी ये शुक्राणु यानी नर अंडाणु बनने में सहायक होते हैं और ये मादा अंडाणु बनने में सहायक होते हैं। इस प्रकार द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण का तात्पर्य ये होता है कि नर में मूछ दाढ़ी का बनना, आवाज़ मोटी हो जाना और साथ में देखा जाए जो शुक्राणु बनते हैं, नर अंडाणु बनते हैं, उसके लिए प्रेरित करता है यही हार्मोन्स। और साथ में मादाओं में देखा जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो मासिक स्राव होता है एमसी प्रारंभ होती है और स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। ये सारे जो लक्षण आते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये किसके लिए जिम्मेदार हैं तो हम कहेंगे अंडाशय यानी मादा के एस्ट्रोजन से, और नर में हो जाएंगे एंड्रोजन से। और इसे हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। तो यहाँ से पहले बच्चों देखो एस्ट्रोजन दिख रहा है, ये एंड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर एंड्रोजन है, डा है, यहाँ पर टा है। और अगर देखा जाए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन सभी बच्चों को ये होता है कि एंड्रोजन है कि एस्ट्रोजन है। तो यहाँ से देखिए आप हमेशा कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यानी लेडीज पहले शब्द आता है और लेडीज पहले आता है तो टा पहले है डा बाद में है। लेडीज पहले यानी लेडीज में टा होगा और जेंट्स में डा होगा। तो इस प्रकार देखेंगे ये हो जाएगा मादा में यानी एस्ट्रोजन। तो यहाँ से देखिए मादा लिंग जनन कौन है, एस्ट्रोजन। ये टा दिख रहा है और ये डा दिख रहा है तो डा होगा किसमें, नर में, जबकि मादा में होगा ये। तो हम कहेंगे ए विल बी करेक्ट आंसर, ए आपका ऑप्शन सही हो जाता है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, अभी प्यारे बच्चों बताया था हमने कहा था कौन सी, अग्न्याशय ग्रंथ है। अग्न्याशय ग्रंथ में दो भाग होते हैं, एक बाह्यस्रावी एक होता है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी में लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती हैं जिसमें अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं डेल्टा कोशिकाएं होती हैं, और जिसमें अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन होता है जो ग्लूकोज को स्रावित करता है अधिक मात्रा में। जबकि इंसुलिन जो क्या करता है, इंसुलिन जो है ग्लूकोज के उपापचय में सहायक होता है, ग्लूकोज का श्रवण कर देता है, ग्लूकोज का उपापचय कर देता है, पचा देता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है। तो इस प्रकार इंसुलिन देखेंगे क्या हो जाएगा, अंडाशय से नहीं होगा और पीयूष ग्रंथि से नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि पीयूष ग्रंथि तो मास्टर ग्रंथि है। अग्न्याशय आपका सही हो जाएगा, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है।
इस प्रकार देखेंगे अग्न्याशय ग्रंथि आपकी हो जाएगी। और अगर इंसुलिन का स्राव कम हो जाए, इंसुलिन का स्राव कम हो जाए, अगर कम हो जाए तो रोग हो जाता है कौन सा, आपका रोग हो जाता है मधुमेह। मधुमेह यानी शुगर जिसे आप कहते हैं, शुगर कहते हैं या फिर इसी को कहते हैं डायबिटीज रोग हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आप बने रहिए। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए, कम से कम 2-4 लोगों को जरूर शेयर करिए। और वीडियो को पर आप कमेंट जरूर करिए, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, और लाइक जरूर करिए। आइए चलते प्यारे बच्चों, हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अधिक मात्रा में स्रावित ग्लूकोज के रूप में संग्रहित रहता है। फिल करना है यानी रिक्त स्थान है। तो यदि मानव में अधिक मात्रा में ग्लूकोज यानी ग्लूकोज अधिक बन जाए। अब ग्लूकोज अधिक बन जाए तो अधिक जितना हमारे शरीर में काम करने वाला है, जितनी भी जैविक क्रियाएं हम करते हैं या फिर बाह्य क्रियाएं करते, दैनिक क्रियाएं करते हैं, उनके लिए ग्लूकोज तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा बचेगा वो किस रूप में आएगा, तो हम कहेंगे ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संग्रहित हो जाता है, वो भी यकृत में संग्रहित हो जाता है। तो हम कहेंगे प्रोटीन के रूप में नहीं, वसा के रूप में नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमने कहा ग्लाइकोजन किसमें होगा, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत मतलब लीवर में ही संग्रहित हो जाता है। तो अगला हम प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स पादप हार्मोन्स है। तो यहाँ से पहले बच्चे देखेंगे पादप हार्मोन्स जिस प्रकार मानव में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उसी प्रकार इसमें कोई भी अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी ग्रंथियां नहीं होती हैं। इस प्रकार इसमें कैसे होता है, तो इसमें सीधे जो पौधों के कायिक अंग होते हैं उनके द्वारा ही हार्मोन्स का श्रवण होता है। तो यानी पादप में भी हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बच्चों आप 5 हार्मोन्स देख लीजिए कौन होते हैं। पहला हार्मोन्स इसमें होता है ऑक्सिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी भी है। ऑक्सिन हार्मोन्स ये पादप हार्मोन्स है। दूसरा हम कहेंगे जिबरेलिन हार्मोन्स, और तीसरा हम कहेंगे एसेस्बिक अम्ल, और चौथा हम कहेंगे एथिलीन हो जाएगा। और पांचवा हम कहें, यहाँ से हम एसेस्बिक अम्ल ना करके यहाँ कर दें साइटोकाइनिन्स कर दें, यहाँ पर कर दें एसेस्बिक अम्ल यानी एसिड, एसेस्बिक एसिड, ए भी शॉर्ट में कहते हैं हम। तो इस प्रकार देखेंगे 5 हार्मोन्स आपके हो जाते हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स, साइटोकाइनिन हार्मोन्स, एथिलीन और एसेस्बिक अम्ल। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये जो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स को कहते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स, यानी ये वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। जबकि ये 3 हार्मोन जो होते हैं ये वृद्धि हार्मोन्स कहलाते हैं, यानी वृद्धि में सहायक होते हैं। तो 3 हार्मोन्स हो जाएंगे वृद्धि हार्मोन्स और 2 हार्मोन्स हो जाएंगे वृद्धि रोधक हार्मोन्स। एक एक कार्य देख लें तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है। ये वृद्धि में सहायक होता है, ये भी वृद्धि में सहायक होता है। साथ में आनिषेक जनन को भी ये उत्तरदायी होता है, ये भी आनिषेक के होता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन्स। अगर पूछ लिया जाए कौन सा हार्मोन्स होता है जो कोशिका के विभाजन में सहायक होता है यानी सेल डिवीजन के लिए सहायक होता है, तो हम कहेंगे साइटोकाइनिन्स। इसी प्रकार एथिलीन की बात करें तो इसे हम फलों को पकाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं, एसेस्बिक जो होता है ये पतझड़ यानी पत्तियों को गिराने में सहायक होता है, यानी ये वृद्धि को रोकते हैं। जबकि ये 3 हार्मोन जो होते हैं वृद्धि को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ऑक्सिन होगा, जिबरेलिन होगा, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एसेस्बिक अम्ल, 5 ये पादप हार्मोन्स होते हैं। इस प्रकार पूरे पौधों में कंट्रोल नियंत्रण इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। जबकि मानव में हार्मोन्स के साथ साथ मस्तिष्क भी होता है। इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन्स पादप हार्मोन्स है। इंसुलिन हार्मोन्स अभी हमने आपको बताया था कि मिश्रित ग्रंथि यानी अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए वृद्धि हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से इसे हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स भी कहते हैं। सोमैटोट्रोपिक STH यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स का अगर अतिस्रावण हो जाए तो व्यक्ति, अगर पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन्स जो कहलाता है वृद्धि हार्मोन्स यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, इसकी अगर श्रवणता अधिक हो जाए तो व्यक्ति विशालकाय शरीर, भीमकाय शरीर वाला हो जाएगा, उसका शरीर बढ़ता रहेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर इसका अल्प श्रावण हो जाए तो व्यक्ति
बौना हो जाएगा, बौना हो जाएगा, यानी बौनापन इसी के कारण, यानी वृद्धि हार्मोन्स या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा मास्टर ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, वही वृद्धि को नियंत्रित करता है। व्यक्ति या तो बहुत लंबा हो जाएगा अतिश्रावण से, या तो अल्पश्रावण से बौना हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा बच्चे कि किस प्रकार बहुत लंबे और बहुत बौने लोग क्यों रह जाते हैं। तो देखेंगे ये हो जाएगा। आगे देखेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये अभी हमने बताया था, ये नर में नहीं मादा में होने वाला। और ऑक्सिन हार्मोन्स जो है ये आपका कौन सा है, पादप हार्मोन्स होता है, ये हमने यहाँ पर बता रखा है। आगे देखेंगे पौधों में अनिषेक फलन, मतलब बिना बीज के फल, बिना बीज के फल हो जाएं, इसी को हम कहते हैं अनिषेक फलन। और अनिषेक फलन के उत्तरदायी हार्मोन्स कौन होता है, तो एसएसबी कम तो रोकता है, एथिलीन तो फलों को पकाने वाला, साइटोकाइनिन जो होता है ये कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। तो ऑक्सिन विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे ऑक्सिन भी होता है, जबरलिन, अगर ऑक्सिन विकल्प नहीं मिल रहा तो जबरलिन हो जाएगा। अगर दोनों हैं तो जबरलिन पर ज़्यादा आप क्लिक करिए, ऑक्सिन पर मत करिए। हालांकि दोनों सहायक होते हैं, लेकिन मुख्यतः जबरलिन होता है और ऑक्सिन पे कम होता है, लेकिन ऑक्सिन यहाँ पर विकल्प दिया तो ऑक्सिन ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फलों के पकाने वाला हार्मोन कौन होता है, एसएसबी अम्ल पतझड़ के लिए सहायक होता है, यानी पतझड़ में पत्तियों को झाड़ने में, पत्तियों को गिराने में मदद करता है। ऑक्सिन वृद्धि में सहायक होता है और साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। लेकिन एथिलीन वो हार्मोन्स होता है जो क्या करेगा, जो करेगा फलों को पकाने वाला। तो ये होता है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, नेचुरल रूप से पाया जाने वाला एथिलीन हार्मोन्स क्या होता है, फलों को पकाने वाला हार्मोन्स होता है। यानी जो फल पक जाते हैं, पकने में मदद कौन करता है, एथिलीन हार्मोन्स मदद करता है। एथिलीन हार्मोन्स वो हार्मोन्स होता है जो फलों को पकाने में सहायक होता है। एथिलीन हार्मोन्स पादप में पाया जाने वाला वो हार्मोन्स है जो फलों को पका देता है, इसलिए इसे हम फलों को पकाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। और यही वो हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी इसकी स्टेज जो होती है वो गैसीय होती है, यानी यही एक कैसा है, गैसीय हार्मोन्स है, गैसीय हार्मोन्स है, यानी यही एक गैसीय हार्मोन्स है। बाकी सभी कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये गैसीय हार्मोन्स होता है। इस प्रकार देखेंगे, यहाँ तक हो जाएगा। फिर हम देखें कि अगर कृत्रिम रूप से बनाया गया है, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होता है, उसे हम कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं, एसिटिलीन। तो कभी कभी क्या लिखा हो जाता है, एसिटिलीन, तो एसिटिलीन भी सही होगा, लेकिन ये कृत्रिम रूप से बनाया गया, जबकि एथिलीन जो है ये नेचुरल रूप से पाया जाने वाला फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है, और जबकि कृत्रिम रूप से एसिटिलीन बनाया गया है, इसको संश्लेषित किया गया है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने यहाँ तक देखा कि बहुत सारे प्रश्न, एक एक सीरीज से आप बहुत सारे प्रश्न करने में सक्षम होंगे। दूसरी बात, हम याद कराने के पक्ष में नहीं है, आपको समझाने के पक्ष में, चाहे प्रश्न एग्जामर चाहे जहाँ से बनाए, आप हर हाल में उसको कर पाएं, यही हमारा उद्देश्य है और यही आपका लक्ष्य भी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह बने रहिए। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से हमें पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट दीजिए, और साथ में आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेना प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।